हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, यानी चर के बारे में। चर क्या होता है, ये आपका शिक्षण अभिरुचि में भी प्रश्न पूछा जाता है और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में भी प्रश्न यहाँ से आते हैं। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है और शिक्षण अभिरुचि में भी यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और अब तक यदि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो लगभग यदि हम 2005 से लेके पेड ग्रुप वालों को हमने ये पूरा पेपर प्रोवाइड कराया है 2019 तक का। केवल रिसर्च एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब में लगभग सबसे ज़्यादा बार आने वाले टॉपिक से प्रश्न आपका वेरिएबल्स ही है। कभी कभी ये आपका रिसर्च के विधियों में, जब आप प्रयोगात्मक विधि पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, यानी रिसर्च मेथड में जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में जानेंगे, तब उसमें एक्सपेरिमेंटल को चरों के आधार पर डिवाइड किया गया है और उन चरों के आधार पे भी वहाँ पे जब प्रश्न पूछता है तो रिसर्च में आपका एक तो चर का अलग से भी प्रश्न बन जाता है, दूसरा प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में भी पूछ लेता है। तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका चर को भी उसमें इंक्लूड करके पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न हम आपको यहाँ से पूछ रहे हैं, बताइएगा। उसमें दिया था कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में निम्न में से कौन सा होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सा शामिल है। ऑप्शन बनाया था स्वतंत्र चर, दूसरा था आश्रित चर, तीसरा था बाह्य चर और चौथा बनाया था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो आपका प्रयोगात्मक चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज नहीं बल्कि ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, फोर्थ वाला, उपरोक्त में से सभी। और यहाँ पे ये भी पूछे गए प्रश्न है कि किन चरों को या किसका मापन किया जा सकता है, या प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या किया जा सकता है, जोड़ तोड़ किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। तो ये सभी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको किताबों में आसानी से ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और इसके लिए आपको अलग से, यदि आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तब वहाँ पे आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो आज हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में और विस्तृत तरीके से। इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना आपका रिसर्च में यदि जाएंगे आप या टीचिंग एप्टीट्यूड में जाएंगे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चर की परिभाषा देख लेते हैं, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज वेरिएबल्स, अर्थात कि चर क्या है। चर जिस वस्तु तथा घटना के गुणों को मापा जा सकता है उसे चर कहते हैं, अर्थात कि जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं उसे चर के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि निम्न में से किसका मापन किया जा सकता है, किसे मापक के अंतर्गत रखा जा सकता है, किसकी माप की जा सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु और घटना के गुणों दोनों, यानी जो वस्तु है या कोई घटना घटित हुई है उसके गुणों को मापा जा सके। चर शोध में परिकल्पना के बाद प्रयोग किए जाते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण बात और आ गई कि जब आप जो है शोध के चरण आप देखते हैं तो उसमें आता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के बाद ही जो है चर का आप यूज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस के पहले नहीं। ठीक। नेक्स्ट है कि चर के प्रकार। चर को विभिन्न आधारों पे अलग अलग वर्गीकरण किया गया है इसको बेसिक कैजुअलिटी के आधार पे, यानी करणीय संबंधों के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। मापन इकाई के आधार पे 2 भागों में, यानी मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के बारे में 2, उसके बेस पे 2, और अध्ययन विकल्प के आधार पर, अर्थात कि बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन के आधार पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आइए हम लोग अलग अलग करके सभी पार्टों का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कि बेसिक्स ऑफ कैजुअलिटी, यानी करणीय संबंधों के आधार पे,
और यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य आधारों पे जो वर्गीकरण है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पे है, बेसिस ऑफ कैजुअलिटी। तो इसमें नंबर 1 है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा है डिपेंडेंट और तीसरा है रिलेवेंट, या इसे नियंत्रण चर भी कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल की कहते हैं, या बाह्य चर के अंतर्गत भी इसे शामिल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण अभिरुचि में। शिक्षण अभिरुचि में आपने देखा था कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एक होता है लर्नर, दूसरा क्या है, टीचर। तो लर्नर और टीचर इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बिना लर्नर के टीचिंग नहीं हो सकती, बिना टीचिंग के लर्नर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जब हम शिक्षण अभिरुचि में देखते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो इंडिपेंडेंट है वो कौन है, टीचर है। कैसे इंडिपेंडेंट है, ये अपने अकॉर्डिंग क्लास में जाके जो टॉपिक है उसको डिस्कशन कर सकता है, जबकि लर्नर क्या है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई जो आप पढ़ाओगे वही मैं देखूँगा और वही मैं याद कर पाऊँगा। तो ये आपके लर्नर यानी अधिगमकर्ता हिंदी में कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं शिक्षणकर्ता या शिक्षक। क्लियर हुआ? अधिगमकर्ता यानी लर्नर, टीचर यानी शिक्षक। ठीक, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट में तो डिपेंडेंट के आपको जानकारी हो गई, टीचर डिपेंडेंट हो गया, लर्नर इंडिपेंडेंट हो गया। अब मान लीजिए एक क्लास की बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले एक कक्षा की बात कर लें। तो एक कक्षा है, उसमें एक टीचर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सभी स्टूडेंट हो गए यानी लर्नर हो गए इंडिपेंडेंट, सॉरी ये डिपेंडेंट होगा, ये आपका टीचर जो है इंडिपेंडेंट, यानी कि टीचर क्या स्वतंत्र चर है, लर्नर आपके आश्रित हैं। ठीक, लर्नर आपके आश्रित चर में से हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद अब देखिए कि एक क्लास में और क्या हो सकता है कि जो टीचर है जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो जिन चीज़ों का यूज करेगा, चाक, टेस्टर या जो कम्युनिकेशन उसका है, इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को कहते हैं रिलेवेंट वेरिएबल, या उसे कंट्रोल या फिर आपका बाह्यचर भी कह सकते हैं। यानी कि जो दोनों को कंट्रोल करे या दोनों के लिए ही यूज हो, उसे नियंत्रण चर के अंतर्गत शामिल करते हैं। क्लियर हुआ? ये तो रहा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कि वहाँ पे चर को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। अब वही चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है हम सभी को। तो सबसे पहला, यदि आप स्वतंत्र चर के बारे में जानेंगे तो आइए एक एक करके सबका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर, जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है, इसको लाइन को याद रखिएगा, प्रश्न यही डायरेक्ट पूछा गया है। तो जिसमें जोड़ तोड़ कर सकता है उसे स्वतंत्र चर कहा जा सकता है। स्वतंत्र चर को काज वेरिएबल कहते हैं, यानी कारण चर भी कहा जाता है। इसे प्रभावित करने वाला चर यानी इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। यानी कि जो आपका कारण चर है या जो स्वतंत्र चर होता है, ये दूसरे को प्रभावित करता है। अर्थात जैसे टीचर किसको प्रभाव डालेगा, लर्नर को, स्टूडेंट को। तो टीचर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कारण चर हो जाएगा या प्रभावित करने वाला, क्योंकि यह दूसरे चर को प्रभावित कर रहा है। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे पढ़ाने का तरीका। अब जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है, यदि आप क्लास की बात करेंगे तो जो उसका कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, नियंत्रण चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो टीचर के पढ़ाने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्वतंत्र चर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने के तरीके का ही प्रभाव लर्नर पे पड़ेगा। अब यहाँ पे कारण प्रभाव की बात की जाने लगी कि लर्नर पे किस वजह से, अगर उसका पढ़ाने का तरीका ख़राब है तो लर्नर ज़्यादा जो है लर्न नहीं कर पाएगा, लेकिन बेहतरीन तरीका है तो ज़्यादा लर्न कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए टीचर क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, पढ़ाने का तरीका उसका भी स्वतंत्र चर हो गया, लेकिन जो उसके प्रभाव हैं, क्या प्रभाव, कि लर्नर के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे लर्नर या जो आपके रिजल्ट कह सकते हैं कि पढ़ाने के बाद जो उपलब्धि मिली
उपलब्धि को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे डिपेंडेंट यानी आश्रित चर के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। और आपका जो प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि निम्न में से स्वतंत्र चर कौन सा है, आयु, बुद्धि, पढ़ने का तरीका या सभी। तो आप यहाँ पे सभी लगाएंगे। पढ़ाने का तरीका बुद्धि भी है इसमें, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, मोटिवेशन और एज को तो आप काउंट उस तरह से तो नहीं कर सकते ना, हाँ लेकिन जोड़ तोड़ कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ कर सकते हैं। इसमें भी आगे अभी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी टाइप होते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं, 2 टाइप होते हैं। ये देखिए, हमने जब टेस्ट कराया था तो टेस्ट में आप सभी लोगों को ये प्रोवाइड कराया है और एक प्रश्न भी इस पे आधारित हमने बताया था कि निम्न में से किस में जोड़ तोड़ कर सकता है। तो आपको वहाँ पे आपने देखा था कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का एग्जाम्पल दे के हमने प्रश्न बनाया था। तो स्वतंत्र चर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप ई, एक टाइप एस। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट में ये मत पूछिएगा कि टाइप ई क्या है, टाइप एस का इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म ये एजुकेशन वाला कोई एक्सपर्ट होगा तो वही बता पाएगा। हमने कोशिश की खोजने की तो ये मिला नहीं। यदि आप लोगों को जानकारी हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक। तो टाइप ई और टाइप एस के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो टाइप ई के यहाँ पे देखिए, आपको केवल यही रट्टा मारना है कि टाइप ई टाइप एस। तो टाइप ई का मतलब होता है कि आपने देखा था कि ट्रीटमेंट जो वेरिएबल्स होते हैं संचालित वेरिएबल, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल वेरिएबल्स या जैविक या ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल यानी जैविक चर। तो जो संचालित चर है उसे टाइप ई के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब प्रयोगात्मक अनुसंधान आप पढ़ेंगे तो उसमें चरों के आधार पर प्रकार में आप इसको भी पढ़ेंगे, संचालित को और जैविक को। तो संचालित में आइए पहले देखते हैं कि जिन चरों में इसे टाइप ई के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिन चरों में शोधकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ करना संभव होता है उसे टाइप ई कहते हैं। जैसे पढ़ाने का तरीका, दंड, पुरस्कार। तो इन सभी में आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं ना, हैं तो ये भी आपके स्वतंत्र चर ही, लेकिन स्वतंत्र चर में भी टाइप ई टाइप के हैं यानी ट्रीटमेंट वेरिएबल हैं। दूसरा है टाइप एस का। टाइप एस की बात कर रहा है कि इसमें शोधकर्ता के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं होता है, उन्हें हम लोग टाइप एस कहते हैं। जैसे बुद्धि हो गया, प्रजाति हो गया, आयु हो गया। अब आप बुद्धि, प्रजाति, आयु में तो परिवर्तन नहीं करेंगे ना, हालांकि आर्टिफिशियल तरीके से आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पे ये ट्रीटमेंट की बात नहीं की जा रही कि आयु आपका जो है वही तो रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप रहेंगे 100 साल का दिखेंगे 20 साल का, ठीक। तो इसमें जोड़ तोड़ संभव नहीं है। तो इस पे आधारित हमने प्रश्न आपको दिया था। नेक्स्ट आइए, आश्रित चर की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पे देखा जाता है उसे हम लोग आश्रित चर कहते हैं। अर्थात कि वह चर जिसका मापन किया जाता है, जिसके द्वारा मापन किया जाए वो स्वतंत्र चर, जिसका मापन किया जाए वो आपका आश्रित चर। देखिए, प्रश्न आपसे ये भी पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसे बिहेवियर या रिस्पॉन्स चर भी कहा जाता है, अनुक्रिया और व्यवहार चर, ठीक। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो स्वतंत्र चर में यदि जोड़ तोड़ किया जाए तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा, तो उस प्रभाव को या जिस चर पे वो प्रभाव देखा जाएगा उसे हम लोग कहेंगे आश्रित चर। यदि पढ़ाने की विधि का प्रभाव का अध्ययन हम शैक्षिक उपस्थिति पे करना चाहते हैं तो 2 या 3 भिन्न भिन्न विधियों से बच्चों को पढ़ाया जाए तथा इसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पे भी देखा जाए। तो इस अध्ययन में आपने देखा कि जो पढ़ाने का तरीका है उसका क्या है, वो वहाँ पे स्वतंत्र चर है, क्योंकि इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, शैक्षिक उपलब्धि पे पड़ रहा है। तो शैक्षिक उपलब्धि इसका प्रभाव है, तो इसका प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि क्या हो जाएगा, आश्रित चर। नेक्स्ट है रिलेवेंट चर। तो संगत चर वह चर होता है जिसका प्रभाव प्रयोगकर्ता प्रयोज्य पर पढ़ने से रोकता है। इसे एक्सट्रानेसस या फिर कंट्रोल चर भी कहते हैं, यानी कि जिसका प्रभाव प्रयोगकर्ता पर
प्रयोग करने पर पड़े। इसे कन्फाउंडिंग या अस्त व्यस्त कर देने वाला चर भी कहते हैं। 3 टाइप का होता है, प्रयोज्य, स्थितिगत और अनुक्रम। जो प्रयोज्य होता है ये किस तरह से प्रभावित करता है ये भी देख लीजिए। प्रयोज्य यानी कि मान लीजिए आपका जो बुद्धि है, प्रेरणा है, व्यक्तिगत कार्य हैं, ये सभी आपके सब्जेक्ट होते हैं जो रिलेवेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। क्योंकि यदि आपका व्यक्तिगत मामला इसमें सम्मिलित हो जाएगा तो आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अपने व्यक्तिगत तौर पे पढ़ेंगे तो ये मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तब यहाँ पे आपको वो चीज़ें अस्त व्यस्त समझ में आएंगी। अगला है सिचुएशनल, यानी जहाँ पे जिस स्थिति में हो वहाँ पे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना, यानी उस स्थिति या पर्यावरण के अनुसार यहाँ पे ढलना। अगला है कि सीक्वेंस के अनुसार, मान लीजिए कि ढेर सारा समूह, कई लोगों का समूह है, तब वहाँ पे जो चर होता है वहाँ पे अनुक्रम चर का उपयोग किया जाता है। मापन की इकाई के आधार पे चर, एक्टिव और एट्रीब्यूट। एक्टिव यानी सक्रिय चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाए, एट्रीब्यूट यानी गुण चर, इसमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें आपका क्वालिटी और या क्वांटिटी दिखाई देता है। अगला है कि बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन के आधार पे 2 टाइप है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपने देखा कि चर की मात्रा के रूप में इसे व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, इसे गुणात्मक कहते हैं। और जबकि जिन चरों को मात्रा के रूप में डिवाइड कर लिया जाए वो आपका मात्रात्मक हो जाते हैं। ठीक, तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण था वो बेसिस ऑफ कैजुअलिटी के आधार पे था। इन सभी के बारे में भी हमने बता दिया आपको। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप सभी के लिए लॉकडाउन स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया गया है। इसमें आपको कुछ स्पेशल चीज़ें दी जाएंगी जो आपके फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। और यदि आपका 20 से 25 प्रश्न सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में और आपका या नेट जेआरएफ पास करने में कम से कम 1 से 5 प्रश्नों का अंतराल है तो निश्चित तौर पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से यदि आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट पेपर में जो आपके 20 से 25 प्रश्न सही हो रहे हैं ये आपके बढ़ के 35 तक हो जाएंगे। ठीक, हमारा टारगेट है 40 तक करने का, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एक एवरेज में, क्योंकि 35 भी फर्स्ट पेपर में काफ़ी होता है, यदि इतना सही हो गया तो निश्चित तौर पे आपका नेट जेआरएफ से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में एक एवरेज के हिसाब से ही सही कर पाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपका स्कोर बढ़ाने का वो है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि फर्स्ट पेपर में काफ़ी टॉपिकों के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहता है। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाते हैं, वहाँ पे एक यदि मान लीजिए आपका रीजनिंग, मैथ और जीके वाले जो पोर्शन इसमें आते हैं वो सही हैं, तो आपका जो शिक्षण अभिरुचि और रिसर्च एटीट्यूड के और कम्युनिकेशन के प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ से तो 15 प्रश्न है ना, तो जो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, यदि आप इसको केवल पढ़ेंगे तो जो ये 15 प्रश्न इस 3 यूनिट से आएंगे तो उसमें मान के चलिए कि आप 12 से लेकर 14 तक प्रश्न यहाँ से हल करने के लिए योग्य हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे चूँकि संपूर्ण यूनिट पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप से आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। संपूर्ण यूनिट के साथ साथ यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आपके लिए और भी यूजफुल होगा। यहाँ पे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का नोट्स आपको मुफ्त में मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्पेशल यहाँ पे गाइडेंस भी ज्योग्राफी के लिए भी दी जाएगी और उसके लिए एक अलग ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें डिस्कशन ग्रुप करके है और उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।